नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 में प्रधानमंत्री का संदेश। अफ्रीकी संघ के CDRI में शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने को बताया महत्वपूर्ण। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लामी ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर व्यापार और रणनीतिक संबंधों को लेकर हुई चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन देने के लिए जयशंकर ने अपने ब्रिटिश समकक्ष का जताया आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से की भेंट। ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता पर दी बधाई। कहा, नक्सलवाद से भारत को मुक्त करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन असम के मोरीगांव में हालात अब भी खराब। सिक्किम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने चाटन के लिए पहुंचाई राहत सामग्री। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना। यात्रियों में खुशी की लहर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों, द्वीपों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के असर को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया। Many countries face disasters and rebuild with resilience. A global digital repository for the learnings and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. I'm sure that discussion in this conference will consider these aspects. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस की पहली बार यूरोप में मेजबानी की जा रही है। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों और द्वीपों का भविष्य बड़े खतरे में है। This conference is being hosted in Europe for the very first time. I thank my friend President Macron and the government of France for their support. I also extend my wishes for the upcoming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference is shaping a resilient future for coastal regions and islands
are at great risk due to natural disasters and climate change. इससे पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के सह अध्यक्ष डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज CDRI के सदस्य देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। बैठक में मिश्रा ने गठबंधन के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करते हुए इस बात की सराहना की कि अब तक 54 सदस्य CDRI में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सभी सदस्यों ने विकास के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। बैठक में छोटे विकासशील देशों के प्रतिनिधियों का विशेष स्वागत किया गया, जिनके नेतृत्व के बिना CDRI अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। बैठक में फिजी, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, ब्राजील, UK के साथ साथ UNDRR और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी आपसी सहयोग और मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन आज श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर यात्रियों की खुशी देखते ही बन रही थी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। कश्मीर की इस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वो दृश्य भी सामने आया है जब ये अंजी खड्ड पुल को पार कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर दौरे की कुछ विशेष झलकियां उनके सामने आई हैं, जिसमें वो चुनाव ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये वीडियो X पर साझा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दोनों पुल परिवर्तनकारी परियोजनाएं हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज भारत पहुंचे। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर व्यापार और रणनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात के दौरान ब्रिटेन का भारत में पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने भारत ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को मील का पत्थर बताया। The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में लिखा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने लिखा कि भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को मानवता और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए लिखा कि आतंकवाद हर दृष्टि से विध्वंसक है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक का भारत दशकों से शिकार रहा है। पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके मजहब के आधार पर मारा गया। ये क्रूरता बर्बरता की पराकाष्ठा थी। इस हमले का मकसद भारत की एकता तोड़ना और देश में डर फैलाना था, पर ऐसी घिनौनी कोशिश हमेशा नाकाम ही होती है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में लिखा कि आतंकी केवल मजहब का नाम लेकर अपने कुकर्मों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। रक्षा मंत्री ने लिखा कि अब हमारी नीति है कि आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंक के मास्टरमाइंड के बीच अंतर किए बिना मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने न केवल आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारतीय सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने लिखा कि यह समय की मांग है कि वैश्विक समुदाय राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर आतंक के विरुद्ध एकजुट हो। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी यह समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज और ऋण किस प्रकार सीमा पार आतंकवाद के पोषण में खर्च होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्होंने बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियानों में अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं और जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में प्रतिभाग कर भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आया है। इस वर्ष ये सम्मेलन ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जिसमें सभी 10 सदस्य देशों और 3 साझेदार देशों ने भाग लिया।
भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया, जिसका सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकी घटना की निंदा की और संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा तय करनी होगी, साथ ही इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए। आने वाले समय में हम एआई का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस दिशा में करते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। एआई का प्रयोग होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आवश्यक है, लेकिन ये पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए। इस ब्रिक्स फोरम में तय हुआ कि अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। और आइए बात करते हैं एक जरूरी खबर की। युवा महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और रिसर्चर्स के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को सक्षम करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग की सामग्रियों की खरीद के लिए जीएफआर नियमों को सरल बनाया गया है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और काम जल्दी होगा। साथ ही अनुसंधान संस्थानों के लिए स्वायत्तता और सुगमता बढ़ेगी। इससे देश में इनोवेशन बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस परिवर्तनकारी सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे तकनीक आधारित विकसित भारत की संकल्पना को गति मिलेगी। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी खबरें। तो सेवा सुशासन के 11 साल पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के 11 उल्लेखनीय वर्ष पूरे होने पर एक्स पर अपने संदेश में कहा कि चाहे वह प्रधानमंत्री किसान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, ई नेम हो या एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, इन क्रांतिकारी पहलों ने करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष सहायता और आधुनिक तकनीक और बाजार तक पहुंच के साथ सशक्त बनाया है, जिससे वो अस्तित्व की लड़ाई से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय मारीवाला ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को बेमिसाल बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों के दौरान मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अत्यधिक काम किया है। देश में कई नए राजमार्गों का निर्माण हुआ, कई नए पुल बने हैं। इसके साथ ही संजय मारीवाला ने कहा कि मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है। Overall, 11 years have been very positive in large sense. If you look at the progress the state in the country has made, I think has been tremendous. Largely, if you look at the major initiatives, there have been a few significant ones that have created breakthroughs for the nation. I would say most important is infrastructure push. I think the roads, the ports and the airports, the building of bridges and connectivity between intercity connectivity. Still, India and the UPI is our biggest achievement. I believe that's been one of the finest things that have happened. The GST, of course, has been a huge success. I think the revenue collections have demonstrated that. PLI scheme is another area where there has been some great moves and lots of good effort has been made. I think all in all, there has been huge progress made with the BJP, the Modi government.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेख को एक तैयार की गई स्क्रिप्ट बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चुनाव हारना, संस्थाओं को बदनाम करना, षड्यंत्र रचना और खुद को एक काल्पनिक व्यवस्था का शिकार बताना, यही राहुल गांधी की राजनीति है, जो बार बार लोकतंत्र के फैसले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही धांधली की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने आपातकाल से लेकर विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए 90 से ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लिखा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज में भारत में मृत लोकतंत्र की बात कही थी, लेकिन फिर भी वो भारत के चुनावों में भाग लेते हैं, खुलकर प्रचार करते हैं और हारने पर ही ईवीएम को दोष देते हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि मैच फिक्सिंग तब नहीं होता जब आप बुरी तरह हार जाते हैं, बल्कि तब होता है जब आप हार कर एम्पायर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज अखबारों में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह धांधली करने का आरोप लगाया, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ा पलटवार किया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा नेता शौजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी अब तक सेना पर निशाना साध रहे थे, फिर उन्होंने सांसदों पर निशाना साधा, अब संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो चुनाव हारे तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है और जब चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक हो जाता है। और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल, कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक, अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। केदारनाथ से सिरसी हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले ही एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में आपातकालीन लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लैंडिंग कराने के वक्त पायलट को हल्की चोटें आई हैं। हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है। इस हादसे में एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। मीठी नदी से जुड़े सफाई घोटाले मामले में अभिनेता डीनो मोरिया को ईडी ने समन भेजा है। कल 14 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अगले हफ्ते पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। ईडी ने मुंबई और कोच्चि में 15 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें डीनो के भाई सैंटिनो, ठेकेदारों और बीएमसी अधिकारियों के परिसर शामिल थे। जानकारी के अनुसार डीनो मोरिया के अलावा बीएमसी के सहायक अभियंता प्रशांत रामुगडे समेत अन्य के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इसी मामले में अभिनेता डीनो मोरिया 28 मई को आर्थिक अपराध शाखा के सामने भी पेश हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में फरवरी 2024 में भारतीय सेना के जवान मोतीराम अचला की हत्या के मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बीजापुर निवासी माओवादी आशु कोसरा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 120 भी आपराधिक साजिश के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह आरोप पत्र जगदलपुर की एनआईए विशेष अदालत में पेश किया गया। एनआईए की जांच के अनुसार आशु कोरसा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई माओवादी की आपराधिक साजिश में शामिल था, जिसके तहत 25 फरवरी 2024 को कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में
उसेली गांव के मेले के दौरान मोतीराम अचला की हत्या कर दी गई थी। मृतक, जो उत्तर पूर्व में हवलदार के रूप में तैनात थे, अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गृहनगर आए थे जब माओवादी सशस्त्र कैडर ने उन पर हमला किया। भारत की तटीय निगरानी और समुद्री परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने केरल के विजिंझाम बंदरगाह पर एक नए समर्पित जेटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेवी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अत्याधुनिक जेटी में 76.7 मीटर का बर्थ है, जिसे भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे जहाजों की तेजी से तैनाती और परिचालन में सुधार होगा। जेटी की स्थापना भारत के विशाल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्र तट की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है।